हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय मित्रों, आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ समास पे। और इसके 2 क्लास में मैंने पहले 5 समास पढ़ा दिए थे। आज 6वां समास तत्पुरुष समास हमें पढ़ाना है। तो आते हैं आज हम लोग तत्पुरुष समास पे। और तत्पुरुष समास क्या होता है, किसे कहते हैं, इनके तथ्यों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग तत्पुरुष समास का। तो जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद, जिस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक, तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होते हो, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक चिन्ह का के की, में, पर इत्यादि, ये जो 8 कारक चिन्ह होते हैं, वही कारक चिन्हों की बात यहाँ हो रही है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो अर्थात उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का मतलब ये हो गया कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच अगर कारक विभक्ति का लोप हुआ हो, ठीक है, उसमें कारक विभक्ति आई हो जो लुप्त हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं गगनचुंबी, गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को जो है कारक विभक्ति आया है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित का अर्थ हो गया रेखा से अंकित, रेखांकित। गौशाला, गौशाला, गौशाला में गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। धनहीन, धनहीन में हो जाएगा धन से हीन, धन से हीन, धनहीन। राजपुत्र, राजपुत्र में हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ का कारक विभक्ति आया है। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, यहाँ में कारक विभक्ति आई है। आप बीती, आप पर बीती, ठीक है, आप पर बीती। तो यह कुछ तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में एक चीज हम लोग देखते हैं कि कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी जो है तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं, तत्पुरुष समास में आ जाते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास में आ सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हो जाएंगे, 6 भेद हो जाएंगे, क्योंकि 8 कारक होते हैं। 8 कारक में 2 कारक मौजूद नहीं होता है, कर्ता और संबोधन कारक। तो 6 कारक होते हैं, उन 6 कारकों को लेकर तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहेंगे। पहला कर्म तत्पुरुष जिसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहेंगे। द्वितीय तत्पुरुष इसलिए कहेंगे क्योंकि पहला जो होता है वह कर्ता होता है, तो कर्ता यहाँ उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसे द्वितीय तत्पुरुष नाम दे दिया गया है। दूसरा है करण तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष यानी चतुर्थ तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष यानी पंचम तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष अर्थात षष्ठी तत्पुरुष। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक अलग अलग भेदों पर हम लोग आएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। आइए अब हेडिंग दीजिएगा आप लोग कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या इसे द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, कर्म तत्पुरुष। इसमें नोट करिएगा इसमें कर्म कारक
की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, इसको इन्वर्टेड कामा में उद्धरण चिन्ह में लिखिएगा, को का लोप हो जाता है, हो जाता है। जैसे 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 में उदाहरण दीजिएगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां को कारक विभक्ति आ गई है। अब को कारक विभक्ति आ गई है तो यहां कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला क्या कहलाता है? चिड़ी मार। चिड़ी मार। एक और देखते हैं उदाहरण, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, ये हो जाता है ग्रामागत, ग्रामगत, ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला क्या हो जाएगा? रथ चालक, रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या हो जाएगा? जेब कतरा, जेब कतरा। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, ये हो जाएगा यश, यश प्राप्त। ठीक है, तो इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे होंगे, इन सभी उदाहरणों में जो है एक कारक विभक्ति को का लोप हुआ है, कारक विभक्ति को का लोप हुआ है। अतः यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। तो कर्म तत्पुरुष कहाँ होगा? जिसमें कर्म, जिसमें जो है को विभक्ति का लोप होता है, वहाँ कर्म कारक तत्पुरुष होता है। ठीक है, कर्म कारक तत्पुरुष होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर, दूसरा इसका पॉइंट वो देखिए, दूसरा पॉइंट है कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। इसे हम लोग तृतीय तत्पुरुष भी कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष भी यह कहा जाएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें कर्ण कारक, कर्ण कारक की विभक्ति, कर्ण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा, के द्वारा, कहीं से आपको आएगा, कहीं के द्वारा, का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे में उदाहरण देखिएगा, करुणा से पूर्ण क्या होगा? करुणापूर्ण।
दूसरा उदाहरण देखिए, भय से आकुल, भयाकुल। तीसरा एक देखिएगा, रेखा से अंकित, रेखांकित। मद से अंधा, मदान। सुर द्वारा रचित, सुर रचित। ठीक है, सुर रचित, सुर के द्वारा रचित, यानी सूरदास के द्वारा, जो सूरदास ने रचना की है वह सुर रचित। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे करुणा से पूर्ण, यानी यहाँ पर जो है से कारक विभक्ति आया है, भय से आकुल, यहाँ भी से कारक विभक्ति आया है। रेखा से अंकित, से कारक विभक्ति। मद से अंधा, ठीक है। सुर द्वारा रचित, ठीक है, के द्वारा या द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये करण कारक आया है, और करण कारक के कारण जो है यह कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास, अर्थात इसे हम लोग तृतीय तत्पुरुष समास भी कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पर। अगला हमारा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, जिसे चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कहेंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा, इसमें संप्रदान कारक विभक्ति के लिए लुप्त हो जाते, जैसे में इसका उदाहरण दीजिएगा, जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो होता है वो क्या? प्रयोगशाला। दूसरा एक उदाहरण देखिए, स्थान के लिए स्नान होगा, स्नान, स्नान के लिए घर, तो क्या हो जाएगा? स्नानाघर। स्नानघर। गौ के
लिए शाला, क्या बनेगा? गौशाला, गौशाला। हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, क्या हो जाएगा? हथ कड़ी, हथ कड़ी। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी। अब सभी जगह आप देख रहे हैं के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। तो आप ये देख लीजिए सभी जगह के लिए जो है कारक विभक्ति आता है। तो के लिए कारक विभक्ति किस में होता है? संप्रदान तत्पुरुष में। तो संप्रदान तत्पुरुष में जो है के लिए कारक विभक्ति होती है, इसलिए ये जो समास होगा वो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, इसे चतुर्थ तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग अपादान तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, अपादान तत्पुरुष यानी पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष इसमें लिखिएगा, इसमें अपादान कारक, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से आप देखेंगे से एक बार और आया था, से आया था करण तत्पुरुष में। तो वहाँ जो से आया था वह किसी कारण को बता रहा था, किसी कारण को बता रहा था, तो इसलिए वह करण तत्पुरुष में आया था। और जब से में जहाँ बोध हो अलगाव का, जिस से सब बोध हो अलगाव का, वहाँ अपादान तत्पुरुष में वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, से कोष्ठ में लिख लीजिएगा, इसमें अलग होने का भाव, अलग होने का भाव, लुप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें अपादान कारक विभक्ति से लुप्त हो जाता है। ठीक ना, जैसे में उदाहरण देखिए, धन से हीन, क्या होगा? धन हीन, धनहीन। एक और उदाहरण देखिए, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। पद से युक्त, क्या बनेगा? पद च युक्त, पदच्युक्त। ठीक है, तो इसके उदाहरण हो गए। अब यहां पर आप देखिए कि ये से धन से, यानी धन से वो अलग हो गया, ये इसलिए हो गया धनहीन। ऋण से मुक्त, वो ऋण से मुक्त हो गया, यानी ऋण से वो अलग हो गया, तो ये ऋण मुक्त। पद से युक्त हो गया, यानी पद से हटा दिया गया, पद युक्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो है से कारक विभक्ति आई है, और ये से अलगाव का बोध होता है, इसलिए अपदान तत्पुरुष समास में जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगला है संबंध तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, लिखिएगा यहां पे। इसमें संबंध कारक विभक्ति संबंध कारक विभक्ति का, के तथा की लुप्त होता है। का, के, की लुप्त होगा। जैसे उदाहरण में देखिएगा, जैसे राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। शिव का आलय, क्या हो जाएगा? शिवालय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। देश की रक्षा, देश की रक्षा क्या हो जाएगा? देश रक्षा। ठीक है। पर के अधीन, एक और लिख लेते हैं, पर के अधीन, ये हो जाएगा पराधीन, पराधीन। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कारक विभक्तियाँ आई हुई हैं, का, की, के। राजा का पुत्र राजपुत्र, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी, देश की रक्षा देश रक्षा, पर के अधीन पराधीन। तो यहाँ का, के, की कारक विभक्तियाँ आई हैं, इसलिए यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास होगा, और इसे हम लोग जो है षष्ठी तत्पुरुष समास कहेंगे। अब इसमें बचता है सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास अर्थात इसको आप कहेंगे अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी। सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, इसमें आप नोट करिए, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में आता है, में पर का लोप होता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिएगा, शोक में मग्न, शोक में मग्न,
क्या होगा? शोकमग्न, शोकमग्न। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम क्या हो जाएगा? ये पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। एक और उदाहरण लेते हैं। आप पर बीती, आप पर बीती ये हो जाएगा आप बीती, आप बीती। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों के बारे में मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं नए समास, निज समास। नय समास, ये नए समास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए। बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। लिखिएगा, जिस समास के पूर्व पद यानी पहला पद, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक अर्थात नकारात्मक शब्द जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हों वहाँ नेय समास या निज समास कहलाता है। उदाहरण में लिख लीजिएगा, जैसे अधर्म, अधर्म यानी न धर्म, जिसका कोई धर्म नहीं है, अधर्म। अनिष्ट, अनिष्ट। अनावश्यक, अनावश्यक। गैर, गैर वाजिब। नापसंद, नापसंद इत्यादि। ठीक है, इसे हम लोग निज समास के अंतर्गत रखेंगे। अब एक नोट्स यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा इसके बारे में। संधि वर्णों का मेल होता है जबकि समास शब्दों का मेल होता है। पहला नोट है, संधि वर्णों का मेल होता है जबकि समास शब्दों का मेल होता है। दूसरा नोट लिख लीजिएगा, संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होते हैं जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि में जब वर्ण मिलते हैं तो वर्णों का परिवर्तन होता है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा समास का टॉपिक। आशा है कि आपको इस समास का टॉपिक समझ में आया होगा। समास का एक भाग और बनेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और एक प्रश्न आ जाता है अलुक तत्पुरुष से, तो समय का अभाव होते हुए हम इसको अगले पॉइंट में, अगले भाग में इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आप अच्छे से स्वस्थ रहें, मास्क जरूर लगाएं और घर में ही बने रहें। धन्यवाद।